तो अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ पूरी प्रत्यक्ष रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड में आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के उज्जैन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सुख शांति के लिए प्रार्थना की है और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है वो हम सबके लिए अच्छा होगा और हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी को लेकर ट्वीट किया है। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा कि मैं अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर शहीदों को शत शत नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने अपनी जान गंवाने वालों को याद करते हुए लिखा कि देश की स्वतंत्रता के लिए आपका अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद कुछ होनहार किसानों ने अपने बलबूते पर कीवी, ट्राउट, स्ट्रॉबेरी उत्पादन समेत अन्य क्षेत्रों में अभिनय किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कृषि उद्यान, नेचुरल और ऑर्गेनिक कृषि के साथ ही धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की अपार संभावना है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पलायन को रोका जा सके। खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा संभावना है, अपॉर्चुनिटीज, जो मौका है वो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड है। मैंने जिस प्रकार आज बहुत डिटेल ब्रीफिंग लिया, जो डीएम साहब, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं, उनसे बहुत विस्तार में मैं जानना चाहता था कि बागेश्वर में वो क्या चीज़ है जो अलग है, और सच कहूँ तो बहुत कुछ अलग है। और यहाँ पर जो सबसे खुशी मेरे को हुई है कि जिस प्रकार से एक इवेंट्स का टर्न हुआ है, एक पैशन का टर्न हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब कोविड महामारी का। वो इतने सिंपल हैं, इतने साधारण हैं, लेकिन उस साधारणता के पीछे में एक विशालता है उनकी। उन्होंने अपनी आमदनी एक महीने में 80,000 प्रति माह की है अपनी सोच से। और जिस प्रकार से आज के दिन में वो अपना जो हार्टिकल्चर के अंदर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से उसका नेचुरल जूस की पैकिंग कर रहे हैं और जैम्स वगैरह। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने रिसपना और विंधल नदी पर एलिवेटेड रोड के संबंधित में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव के समक्ष फिजिबिलिटी स्टडी का प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही मुख्य सचिव ने रिसपना और बिंदाल नदी में एलिवेटेड रोड की 6 लेन बनाए जाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि तैयार होने के बाद ये सड़कें देहरादून की सड़कों का कंजक्शन काफ़ी हद तक कम करने के कगार सिद्ध होंगे। तो है उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पत्रकारों से बातचीत की और साथ ही आपको बता दें कि पार्टी में बने असंतोष पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही कहा कि मेरी जानकारी में कोई भी विधायक नाराज नहीं है और पार्टी में बदलाव होते ही तो प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। से बात हो चुकी है, कोई नाराज़ी नहीं है। जब कोई फैसला पार्टी में बड़ा फैसला लिया जाता है तो रिएक्शंस आते हैं और वो फौरी होते। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि टेम्परेरी फेज़ है और ये फेजेस आते रहते हैं। इन चीज़ों से हमेशा पार पाया जाता है। 5 साल का समय हमारे पास है चीज़ों को दुरुस्त करने का, और मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं कार्यकर्ता की, जो आम कार्यकर्ता है, उसकी मदद से हम इस खाई। देखिए, मैं कह रहा हूँ बार बार कि मेरी नॉलेज में कोई विधायक नाराज़ नहीं है, ना ही मुझसे किसी ने अपनी नाराज़गी जताई है। एज ए प्रदेश अध्यक्ष मुझसे अभी तक किसी ने इस विषय में कोई बात नहीं की, तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई विधायक नाराज है। शाम को कुछ विधायक आपस में बैठक करेंगे? कोई बैठक नहीं होने जा रही है। कैसे उभारोगे कांग्रेस को दोबारा से नए तरीके से? कोई तरीका ही नहीं है कि आप कार्यकर्ता को बूस्ट करें, अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, संवाद करें। जो बीजेपी उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, प्रदेश को ख़त्म कर रही है, बेरोजगारी बढ़ी, खनन के मामले आप सब लोग खुद ही दिखाते हो, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले इस प्रदेश में रहे। खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की जांच कराने में लगे हुए हैं। आज फलानी जांच, आज फलानी जांच। जिस प्रदेश में सब कुछ गलत चल रहा है उसमें कांग्रेस को खड़ा करने में कहाँ दिक्कत है? कार्यकर्ता को केवल डायरेक्शन देने की जरूरत है। सब लोग
जहां एक और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के बाद कांग्रेस में उठे बवाल के बाद भी नाराज विधायकों ने देहरादून दौड़ लगा दी है, तो वहीं सूत्रों की माने तो 10 कांग्रेस विधायक जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड राजनीति में बयानों का दौर तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस में बनते संकट के बीच हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने भी देहरादून की दौड़ लगा दी है। देहरादून रवानगी से पहले आपको बता दें, कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस में नाराजगी की बात पर रटाया बयान कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है और कोई विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाला नहीं है। यह बात बोलते हुए नजर आए। नहीं, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, हरीश रावत जी से, सबसे मिलने जा रहा हूँ जी। और इसके बीच में ही ये सारी चीज़ें जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर हम लोग समझ लेंगे कि कितना आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें दम है और कितनी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का तो और बहुत हावी है, झूठ है, 5 नहीं है, 5 कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं है। जब होगा तब प्रश्न पूछिएगा। हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद कहा धामी जी ने अपना जो गुस्सा है उसे खुलेआम व्यक्त करा है, ये बात सत्य है, और उन पे क्वेश्चन मार्क अवश्य है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा नाराज है। सबको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, अवसर दिया, जीत के आए, कांग्रेस ने खड़ा करा है। हाईकमान का निर्णय जब स्वीकार नहीं है, यहाँ पे तो सब बड़बोलेपन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जाएंगे वहाँ पे चूं आवाज़ भी निकलेगी इनकी, तो ये अगर सोच भी रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी के बेहल बसवानी से पटवा डांगर तक MPMGSY द्वारा बनाए जा रहे सड़क का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्थलीय निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि नैनीताल जाने की तरफ से यह रास्ता काफ़ी मुफीद साबित होगा, क्योंकि पर्यटन सीजन में पर्यटकों को नैनीताल जाने के लिए कालाडूंगी और काठगोदाम से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में इस सड़क के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि 2012 में सड़क अलग अलग पार्ट में स्वीकृत हुई है, जिसमें से वन विभाग द्वारा कुछ आपत्तियां थीं, जिस वजह से सड़क निर्माण में देरी हो गई है। लेकिन अब एक बार फिर से तेजी के साथ काम शुरू हो चुका है और इस सड़क मार्ग में 4 पुल निर्माणाधीन है, जिनका काम भी चल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है, और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेके इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं, कहीं पर रिवेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। उसके बाद कुछ हिस्सों में आपके क्रॉस ड्रेनेज के वर्क्स बचे हुए हैं, जिनकी डेडलाइन मई 15 तय की गई है, और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें आपके जो G3 के काम है और उसके बाद डामरीकरण के वर्क्स हैं, इनको करना तय हुआ है और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तो हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वैकल्पिक तौर पे जब हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे जून 30 के बाद, तो इसे हम विकल्प के रूप में एज ए इमरजेंसी रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने बताया इसकी फ़ायदा सबसे बड़े तो ये है कि एक तो ये गाँव कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरा ये भी है कि नैनीताल में जो दबाव है लिमिटेड रूट्स का, उससे हमें निजात मिलेगी और बहुत खूबसूरत रूट है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट टूरिज्म को लेके, होम स्टे। तो है उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही आपको बता दें करण माहरा 17 अप्रैल को अपना कार्यभार संभालेंगे। वहीं इस दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हार की वजह से हरीश रावत नहीं बल्कि जनता ने जो कांग्रेस को मैंडेट दिया है उसे स्वीकार करना होगा। करण माहरा ने बताया कि पार्टी में चुनौतीपूर्ण वक्त में मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा फर्ज है कि सभी के साथ समन्वय बनाकर पार्टी को आगे ले जाने का काम करूंगा। हाँ, जो हाल पार्टी का है, जो मैंडेट मिला है, मैं निश्चित ही मेरे लिए चिंता का विषय है। और एक मिनट पहले पूरी जवाब दूँगा। चिंता का विषय है, चैलेंजेस हैं, और मेरे को खुशी है इस बात की कि इतने कठिन समय में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने आम कार्यकर्ता पे भरोसा है, जो गाँव में नुक्कड़ों में आपके लिए और मेरे लिए लड़ता है, जो सामाजिक सरोकारों के लिए लड़ता है, मुझे उन पर भरोसा है। उनकी मदद से मैं
दोबारा से पार्टी को खड़ा करूँगा। और इतना घबराने की बात हमको नहीं है। गांव में जाके देखिए ना, 2-2 हज़ार रुपये लोगों के खातों में आए हैं। फ्री राशन जो मिल रहा है उसका असर है। हम नाकामयाब केवल इसलिए रहे कि हमारे चुनाव के प्रचार की जो डायरेक्शन होना चाहिए था वो मुझे थोड़ा सा उसमें हमारे से कहीं कमी रह गई। हम लोगों को ये बताने में नाकामयाब रहे कि आपको 400 रुपये का जो फ्री राशन मिल रहा है या 300 या 200 रुपये का जो फ्री राशन मिल रहा है, आप हर महीने अपने परिवारों को 4,000 रुपये का घाटा दिला रहे हैं। गैस की खरीद में, चीनी की खरीद में 18 रुपये मिलने वाला आटा 30 रुपये में हम खरीद रहे हैं। और हम ये बताने में कामयाब नहीं रहे कि हर चुनाव के बाद मूल्य बढ़ाए जाते हैं। आपको अगर किसी पार्टी में इतनी दम है जो सरकार में बैठी है, अगर पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम बढ़ाने थे चुनाव से पहले बढ़ाते। आपने चुनाव का इंतज़ार किया। मैं इस बात के लिए लोगों को अवेयर करने का काम करूंगा कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम आप कहाँ चले गए, गैस के दाम कहाँ चले गए। जो कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करते हैं, बड़े होटल्स पे छापे नहीं पड़ते। जो एक नुक्कड़ में अपनी छोटी सी खुमचा लगा के मोमो बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, उसके यहाँ चेक किया जाता है कि कॉमर्शियल सिलेंडर यूज़ हो रहा है कि इसके। तो वहीं चार धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, व्यवस्थाओं को लेकर 2 बार बैठक करने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने इस बार बीटीसी परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेकर उन्हें व्यवस्थाओं को और ज़्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से गढ़वाल कमिश्नर का फोकस पार्किंग और यात्रियों की सुविधा को लेकर रहा है। संबंधित विभाग हैं उनके साथ बातचीत हुई है, जिसमें पर्यटन है, यूकाडा है, स्वास्थ्य विभाग है, परिवहन विभाग है और प्रशासन के अधिकारी हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर ही बातचीत हुई है कि किस प्रकार आगामी जो चारधाम यात्रा है उनको सुव्यवस्थित करें। मुख्यतः जो परिवहन को लेकर इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत हुई है। वाहनों की क्या स्थिति है, पंजीकरण की क्या स्थिति है, काउंटर जैसे पिछली बैठक में हुआ था कि इस वर्ष काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि अधिक भीड़ आएगी। इसी तरह से पर्यटन का जो पंजीकरण है उसके यहाँ पर काफ़ी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर्स पे भी पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है ताकि अधिक से अधिक यात्री उसमें पंजीकरण करवाएं। और इसके अलावा पेयजल की जो सुविधाएं हैं, रात्रि में यदि यात्रियों को कोई विश्राम करने की आवश्यकता पड़े वो है। और विशेषकर ऋषिकेश। तो उत्तराखंड के फायर सीजन चल रहा है और आपको बता दें कि पहाड़ों में तापमान बढ़ने से वनाग्नि की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। फिलहाल पिछले साल के मुकाबले इस बार पहाड़ों में अभी तक वनाग्नि की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। तो वहीं लेकिन फिर भी फायर सीजन को देखते हुए चमोली जिले का वन महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वन विभाग वनाग्नि की घटनाओं की सूचना मिलते ही त्वरित आग बुझाने के लिए तत्पर है। साथ ही आपको बता दें कि वनाग्नि पर गोष्ठी कार्यक्रम में प्रभागीय वन अधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश कुमार दुबे से बातचीत में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक वनाग्नि के कुल 18 घटनाएं सामने आई हैं और सभी में वन विभाग के अधिकारियों कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए समय पर आग पर काबू पा लिया। और वहीं उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटना कम से कम हो, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। हमने वनाग्नि घटनाओं के लिए सभी वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जैसी सूचना मिलती है तुरंत अपने फायर वाचर, पूरे डिवीज़न में 100 फायर वाचर लगाए हैं हमने, और उनके साथ तुरंत आग बुझाएं और एक वन कर्मचारी को गांव में भेजें, उनसे भी, गांव वालों से भी सहायता लें। और अभी तक करीब 18 घटनाएं हो चुकी हैं हमारे बद्रीनाथ वन विभाग में, जिन पे काफ़ी काबू पा लिया गया है और हम लोग लगातार सजग हैं। आज कोई घटना वनाग्नि की नहीं है और हमें गांव वालों का। वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। जानकारी के मुताबिक टांडा महतोली में 29 मार्च को अज्ञात 5 बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्राली लूट लिया था, जिसका खुलासा करते हुए एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि होंडा सिटी कार सवार 5 बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर ट्रैक्टर चालक के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके लिए कई टीमें लगाई गई थी। जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। टांडा
घटना महतौली जो लक्सर थाने का ही एक चौकी है, उसमें ये ज्ञात हुआ था कि एक इशरार पुत्र इकबाल जो मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला था, इसका ट्रैक्टर लूट की घटना इसके में हुई थी। इंस्पेक्टर लक्सर ने इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए मूल धाराओं पर इस पर मुकदमा कायम किया था, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, इसको तुरंत जो है 365, 394 में इसको तरमीम किया गया। सीओ लक्सर और इनके द्वारा तुरंत एक टीम की बनाते हुए इस पर जो भी इस तरीके की घटनाओं में लोग शामिल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की गई और पता रसी सुराग रसी के जरिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया और इनके द्वारा जो भी इस तरीके की घटनाएं पूर्ण हुई हैं उनको प्रकाश में लाया गया। एक नीली सिविक कार जो प्रकाश में आई थी, उसकी लगातार चेकिंग की जा रही थी और कल सोलानी पुल के पास में इस प्रकार की एक कार जब दिखाई दी तो उसकी चेकिंग करी गई और उसमें 4 लोग जिन्हें पकड़ा गया, एक मौके से फरार हो गया। इनके द्वारा एक घटना को करत करना बताया गया। इसमें जो 4 लोग हैं, इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है और चारों मुजफ्फरनगर से। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने यूएसडीए से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण का प्रहार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नगर निगम द्वारा शहर को चमकाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर भी 2025 का तोहफा मिल रहा था। इसके बाद यह पैसा जल्द ही हल्द्वानी के विकास पर लगाकर हल्द्वानी को मुख्यधारा में लगाने का प्रयास किया जाएगा और क्षेत्र के नागरिकों के सपनों को साकार किया जा रहा है। वहीं इस बैठक में मेयर जोगिंदर पाल सिंह ने अधिकारियों को शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए। आप सबको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये एडीबी वित्त पोषित है और आज इसी संबंध में एक कार्यशाला यूएसडीए और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में ये बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है और शहर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के लिए, सांकेतिक विकास के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सीवरेज हो, ड्रिंकिंग वाटर रीऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिटी सर्विसेज के आवश्यक चीज़ों, अन्य यूटिलिटी सर्विसेज हो, स्मार्ट रोड्स हो, अच्छे पार्क्स हो, सभी चीज़ों के एक अच्छा विकास इस हल्द्वानी को देने के लिए आज हम लोग सब बैठे हैं। मंथन चल रहा है। इसके बाद कुछ स्टेक होल्डर्स को भी बीच में हम लोग बुलाएंगे जो इससे सीधे लाभान्वित होंगे। तो यही सब आज क्रम चल रहा है। अभी कार्यशाला है, कार्यशाला थोड़ा इंटरैक्टिव होती है। अब ये सब टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इनकी एक्सपर्टाइज इस शहर को कहाँ ले जाती है उनसे उसी में मंथन करना है। और यहाँ पर पार्किंग को लेके भी जो है आज ये सांकेतिक विकास को लेके सारा विषय इसमें आना है, सारा विषय आना है। सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, कंसल्टेंट्स भी हैं और यूएसडीए भी है, साथ में आपके तो है उत्तराखंड के काशीपुर में लगातार बारिश और फिर गर्मी की वजह से गेहूं के कुछ प्रजातियों पर असर पड़ने लगा है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर जितेंद्र कात्रा प्रधानाध्यापक ने बताया कि कृषि विज्ञान परिक्षेत्र में 10 हेक्टेयर में गेहूं लगाया गया था, जो प्रजाति HD 3286 था। पिछले दिनों में जो लगातार बारिश हुई उसके बाद से अचानक गर्मी पड़ गई। उसमें लगभग पिछले 15 दिनों में तेज गर्मी हुई, उसमें पोस्ट मैच्योरिटी पार्सल पड़ गया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने किसानों से अनुरोध किया है कि उनके खेतों में जो गेहूं खड़ा है वह गर्मी के कारण उसका दाना छोटा हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि गेहूं पकने के साथ तुरंत गेहूं का कटान कर लें, वरना नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर जो हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में इसके प्रक्षेत्र में हमने लगभग 10 हेक्टेयर में गेहूं लगाया था। जो प्रजाति है वो HD 3286 है और इस बार हमने देखा है कि जो लगातार बरसात हुई बीच में और उसके बाद से अचानक गर्मी बढ़ गई। अब पिछले 15-20 दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से जो दाने का साइज़ है हमारा
वो छोटा हो जा रहा है। और क्योंकि ये फोर्स्ड मैच्योरिटी, क्योंकि अभी इसको पकना तो थोड़ा बाद में था, लेकिन एकदम से गर्मी पड़ने से ये एकदम से पकने की अवस्था में आ गई है। और उससे हम ये अनुमान लगा रहे हैं, कम से कम जो है 1 एकड़ की बात करेंगे तो कम से कम 1 क्विंटल जो है उपज में नुकसान होने का अनुमान लगा रहा है इस बार। और केवल जो हमारी ये जो है अचानक से बहुत सी गर्मी पड़ी है इस कारण। तो क्या माना जाए कि किस तरीके से जो है इसकी पूर्ति की जा सकती है? अब पूर्ति तो ये है कि नुकसान तो हो ही गया। ये जो वातावरण चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार बरसातें हो जा रही हैं, फिर एकदम से तापमान बढ़ जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज ही है। तो हमको ऐसी जो प्रजातियाँ लगानी हैं भविष्य में जो क्लाइमेट के जो चेंज हो उसको सहन कर पाए, तो ये ध्यान देना चाहिए हमको, और अच्छी प्रजातियाँ लगाएं और उसको समय से लगाएं। तो इस पे समय समय पर जो है आप कोई इस तरीके का कोई दवाई या इस तरीके का कोई अभी तक बनी है जो इसकी रोकथाम के लिए किया जा सके? देखिए, इस तरह की तो कोई दवाई बनी नहीं है, ये तो वातावरण की मार है। इसके लिए कोई उपचार भी कर सकते हैं, बस ये तो वातावरण का टेम्परेचर का राइज है जो कि मुख्यतः क्लाइमेट चेंज के कारण से है। हमको इसके बारे में हमने किसानों को बताया था समय समय से कि एकदम से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अपना जो धान जो आपका गेहूँ है उसकी कटाई आप समय से कर लें। तो वहीं उधम सिंह नगर के किक्षा में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित सट्टे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया है। अभियान के दौरान किक्षा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से नकदी और सट्टे की पर्चियां बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई कि एक सट्टे की खाईबाड़ी 2 व्यक्ति कर रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस को भेजकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास 1,05,100 रुपये बरामद किए गए हैं, जिनको विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। किसी भी कीमत पर अवैध कार्य शहर में नहीं होने दिए जाएंगे। तो कितने पैसे उनमें पकड़े गए हैं? 1,05,100 रुपये। आपराधिक इतिहास उनका पता किया जा रहा है और अन्य। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अरविंद पांडे के नवजात पौत्र का इलाज के दौरान निधन हो गया। और साथ ही आपको बता दें कि अरविंद पांडे के पुत्र अतुल को 3 माह पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। देर शाम पूरा परिवार अपने गुलर भोज आवास में पहुंचने पर क्षेत्र के तमाम लोग शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। लोगों ने शक जताया कि इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि तराई का पानी ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ और दुख की घड़ी में अवश्य पहुंचते हैं। जगदलपुर क्षेत्र के माननीय विधायक अरविंद पांडे जी के पोते का आकस्मिक निधन चंडीगढ़ में हो गया है। चंडीगढ़ में वो पीजीआई हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। बच्चे का निमोनिया काफ़ी बिगड़ गया और उस कारण से कल शाम को लगभग 5 बजे चंडीगढ़ में बच्चे का निधन हो गया। अंतिम संस्कार कल वहीं कर दिया गया था। आज समस्त परिजन अपने गुलर बोझ स्थित आवास पर यहाँ माननीय विधायक जी के साथ सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी लोग देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सब लोग यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसी ये तराई का पानी ऐसा है कि कोई भी किसी का दुख हो, सब लोग हम। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत कासमपुर गांव में सुबह गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्योंकि सूचना के करीब 5 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग टीम को ग्रामीणों ने आक्रोश का शिकार होना पड़ा। तो वहीं ग्राम प्रधान की माने तो कई बार वन विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। नाम शीशराम सैनी है और ये ग्राम कासमपुर के निवासी हैं। आज सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे। तभी वहां अचानक एक गुलदार ने इन पर हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूट कर भागे और तभी इन्होंने अपने परिवार को बुलाया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए हैं। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब अंतर। इनको तुरंत जो है हॉस्पिटल लाया गया और जिससे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दी। वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी नहीं पहुंची है और कई बार वन विभाग को अवगत करा दिया गया है कि ग्राम कासमपुर में जंगली जानवरों का आतंक है, इससे निजात दिलाया जाए, लेकिन वन विभाग जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। गुलदार ने अटैक किया है तो वो एक्सपायर हो गए, लेकिन जो है डेड बॉडी के प्रथम दृश्य मुझे
मैंने डेड बॉडी को देखा तो उसमें कोई निशान ऐसा मुझे लगा नहीं है, इसकी हम जांच करवा रहे हैं। हमारी जो डिपार्टमेंट की मेडिकल टीम आकर जांच करेगी कि ये वास्तविकता इसमें क्या है, कि गुलदार ने ये अटैक किया है या इनकी मृत्यु किसी और कारणों से हुई है। और मैंने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है, वो भी मौके पर आने वाले हैं, तो बाकी बातें वही बताएंगे कि इसमें स्थिति क्या है। पहले भी कासमपुर में घटना घटी थी, गुलदार का हमने रेस्क्यू किया है। आपका कहना बिल्कुल गलत है कि यह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वन विभाग 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है और गश्त कर रहा है। काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत है, बहुत सारे अभी गन्ने के खेतों में गुलदार रहते हैं, तो अभी गन्ने गेहूँ की कटाई हो गई है, खेत खाली हो गए हैं, तो गुलदार सामने आ रहे हैं। 3-4 प्रकरण मेरे सामने आ चुके हैं, तो उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर के हमने जगह जगह पर पिछड़े भी लगा दिए गए हैं और जो है हमारे टीम रात दिन आपको बता दें कि इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हुई है। सूचना कई घंटों बाद वन विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा उनके खिलाफ और उन्हें गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो वहीं जसपुर से एक खबर सामने आई है, जहां पर इलाज के दौरान आपको बता दें कि गुलदार के शिकार की मौत हो गई है। गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला किया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान उसकी मौत हो गई। तो आप लोग उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।